हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओस्टोमलेशिया। अगर ये डिजीज़ बच्चों में होती है तो इसको हम रिकेट्स कहते हैं, और अगर अडल्ट्स में हमें ये डिजीज़ देखने को मिलती है तो हम इसको ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक बोन की डिजीज़ होती है ना, वो होती है। इसमें क्या होता है, इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन होता है बोन का, और जो मैट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और वीक कर देता है जो हमारा स्केलेटन होता है इसको। नॉर्मली होता क्या है, एक नॉर्मल जो प्रोसेस होता है कि जो विटामिन डी हम सनलाइट से लेते हैं वो हमारी लीवर में जाती है, और 25 हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होती है उसकी हेल्प से वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद वह वहाँ से किडनी में जाती है, और 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम होती है उसकी हेल्प से कैल्सिट्रायोल में चेंज हो जाती है, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, और इससे क्या होता है, जो विटामिन डी होता है वो हेल्प करता है हमारा जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें, और जो रीएब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का जो रीनल ट्यूब्यूल से सर्कुलेशन में, उसमें भी जो है विटामिन डी हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनएडिक्वेट जो है चीज़ हो जाती है, या तो हम विटामिन डी अच्छे से ले नहीं पाते हैं, या कुछ एंजाइम में प्रॉब्लम होने की वजह से वो एक्टिव फॉर्म में अच्छे से कन्वर्ट होके जो है रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प या फिर एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं कर पाता है। तो वो जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हमें क्या-क्या साइन और सिम्पटम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं। तो प्रिस्टेंट स्केलेटन पेन होएगा, क्योंकि हमारी जो स्केलेटन सिस्टम है, जो हमारा स्केलेटन है वो क्या हो रहा है, वो वीक होता जा रहा है। वो बोन्स जो हैं वो सारी सॉफ्ट होती जा रही हैं। तो उस पे जैसे-जैसे उस पे अगर प्रेशर पड़ेगा, हम काम करते हैं तो हमारी बॉडी का प्रेशर हमारी बोन्स पे रहता है। तो एक परसिस्टेंट जो है कंटिन्यू पेन रहेगा, हमारी स्केलेटन पेन रहेगा। उसके साथ टेंडरनेस रहेगी अगर हम टच करेंगे तो, ठीक है। क्रैकलिंग साउंड आएगी, मतलब हमारी जो बोन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, तो जैसे ही हम मूव करेंगे, कुछ काम करेंगे तो एक क्रैकलिंग साउंड आएगी कि जैसे कुछ क्रैक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्जी और ब्रिटल बोन हो जाएंगी। डिफॉर्मेटिज़ देखने को मिलेंगी हमें बोन की, क्योंकि बोन वीक हो चुकी हैं। जब भी बोन वीक होंगी तो हमें फ्रैक्चर भी होने के चांसेस हो सकते हैं, हमारा बॉडी पोस्चर चेंज हो सकता है, बोन्स को डैमेज हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद क्या होएगा, बोइंग ऑफ बोन, बोन्स जो हैं वो बो होना शुरू हो जाएंगी, मतलब जो बो वाली शेप होती है वो आनी शुरू हो जाएगी। और जो हमारा चेंज हो जाएगा पोस्चर, ठीक है, या फिर जो जो वे में हम चलते हैं ना, तो हमारा चलने का जो तरीका होता है ना वो भी बदल जाता है। नोक नीज हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो मसल वीकनेस है वो भी हमें देखने को मिल सकती है जब हमें ऑस्टोमलेशिया होता है। उसके बाद ये होता किस वजह से है, इटियोलॉजी क्या है इसकी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अभी अभी हमने पूरा एक प्रोसेस डिस्कस किया था कि विटामिन डी कैसे कैसे कन्वर्ट होके एक्टिव फॉर्म में जाता है, और उसके बाद कैल्शियम की जो है रीएब्जॉर्प्शन में और उसके एब्जॉर्प्शन में हमारी बॉडी में हेल्प करता है। तो अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन डी की, तो हम अच्छे से क्या कर पाएगा, हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और बोन जो है वीक हो जाएंगी। अगर लेस सन एक्सपोजर होता है, तो अगर हम धूप में नहीं जाएंगे तो हमें विटामिन डी अच्छे से मिलेगा ही नहीं, और वही फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी और सारी सेम कंडीशंस होनी अराइज हो जाएंगी। अगर हम कम कैल्शियम और फॉस्फोरस की कम डाइट लेते हैं, मतलब डाइट में कम लेते हैं ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों की सप्लाई हमारी बॉडी में कम है, तो ये चीज़ भी हमारी जो बोन्स को वीक कर सकता है। कोई लीवर और किडनी का डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल अगर लीवर का कोई डिसऑर्डर है तो भी जो हमारा विटामिन डी है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ विटामिन डी ही रह जाएगा। वहाँ पे जो 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की हेल्प से उसको 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट करना था, वो नहीं हो पाएगा। सेम एज किडनी, किडनी भी जो है हेल्प करती है, 1 अल्फा जो हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम होती है उसकी हेल्प से वो कैल्शियम में कन्वर्ट करती है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। अगर हम ज़्यादा स्टीरॉइड्स लेते हैं तो वो चीज़ भी हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, और हमें बोन की डिफॉर्मिटी देखने को यहाँ पे भी मिल सकती है। हार्मोनल फैक्टर और एजिंग फैक्टर भी जो है ये दोनों भी इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारी एज बढ़ती है तो हमें क्या होता है, एज के साथ साथ हमारी बॉडी में कैल्शियम की सप्लाई वगैरह की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमने इस चीज़ पर इतना ध्यान देते नहीं हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, और हमें जो है ओस्टियोमलेशिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। अब रिस्क फैक्टर्स कौन से कौन कौन होते हैं, कौन ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसको सीवियर रीनल इंसफिशियंसी है, यानी कि किसी को सीवियर रीनल अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो
कोई माल न्यूट्रिशन है, किसकी गैस्ट्रेक्टमी हुई है यानी कि किसी की स्टमक की एक्टमी हो रखी है, या किसी को बाउल डिसऑर्डर्स हैं, किसी के एब्जॉर्प्शन जो है फैट का वो इम्पेयर्ड हो रखा है, किसी को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, कोई स्मोकिंग करता है, अल्कोहल करता है, या फिर एज। अभी अभी पढ़ा था कि एजिंग फैक्टर जो है वो कोज है, और एज फैक्टर एक रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि एज के साथ साथ ही क्या होता है, हमारे जो बोन्स हैं वो ज़्यादा वीक होने लग जाती हैं। उसके बाद बारी आती है पैथोफिजियोलॉजी की। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव फैक्टर्स आते हैं, या फिर जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने अभी अभी पढ़े, उन सब की वजह से हमारी जो बोन है वो डिफेक्टिव हो जाती है, और उसका ज़्यादा मिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, जो कि फर्दर लीड करता है ओस्टियोमलेशिया को। या फिर हम ओस्टियोपोरोसिस की तरह भी इसकी जो पैथोफिजियो लिख सकते हैं। उसमें क्या था कि जो हमारी बॉडी में जो दो चीज़ होती हैं बोन को लेकर, कि ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट, तो उनकी जो एक्टिविटी थी उनमें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट आ रहा था। बोन जो है वो रीएब्जॉर्ब अच्छे से नहीं, मतलब रीएब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पा रहा था कैल्शियम वगैरह, तो बोन टूट जल्दी रही थी और नई बोन जो है वो बन ही नहीं रही थी। तो वो जो चीज़ थी, वो प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से जो बोन है वो बहुत ज़्यादा स्पंजी और ब्रिटल हो गई थी, जिसकी वजह से बाद में फ्रैक्चर होने के चांसेस भी थे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है कि जो डिफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन है वो ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ हमें क्या है, ओस्टोमलेशिया हो सकता है। डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम इस चीज़ को, हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, अच्छे से बोन्स को चेक करने के लिए हम एक्सरे करा सकते हैं, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स का हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन, एमआरआई, पैट स्कैन, ये सारी चीज़ें हम करा सकते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, जिसमें हम कैल्शियम का और फॉस्फोरस का जो सीरम में लेवल होता है वो चेक करते हैं। अगर वो लो है तो हम जो है वो इंक्रीज़ करके देंगे कि वो पेशेंट को हेल्प करेगा। उसके बाद हम यूरिन एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हम क्या क्या ट्रीटमेंट जो है दे सकते हैं जो पेशेंट सफ़र कर रहा है ओस्टियोमलेशिया से। तो हम उसको बोलेंगे कि वो सनलाइट में ज़्यादा जाए, वो ज़्यादा विटामिन डी जो है वो कंज्यूम करे। उसके साथ साथ उसकी डाइट में हम इंश्योर करेंगे कि वो कैल्शियम फॉस्फोरस ले। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, तो हम विटामिन डी के भी जो सप्लीमेंट्स हैं वो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। उसके बाद हमें उनको एक्सरसाइज करने के लिए भी गाइड करना है, कि जो नॉर्मल एक्सरसाइज वो कर सकते हैं जिससे उनकी बोन्स वगैरह में कोई इशू नहीं आएगा, वो चीज़ हम उनको बताएंगे। उसके बाद जो परसिस्टेंट ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटीज़ होती हैं हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, वो चीज़ हम उनको दे सकते हैं। ऑस्टियोटोमी जो है वो परफॉर्म की जा सकती है अगर लॉन्ग बोन की डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, और हाइपोकैल्सेमिक सीजर्स जो है वो भी आने के चांसेस हो जाते हैं।